students, good morning, good morning, good morning. How are you kids? How are you? कैसे बच्चों पढ़ी? Super good. तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये चैप्टर बड़ी अपनी स्पीड से चल रहा है, ये भी कह रहे हैं हम अपने मजे से चलेंगे, है ना भाई बच्चों? ये भी कह रहे हैं हम अपने मजे से चलेंगे, हमें किस चीज का है गम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और आज 1 बजे मॉक टेस्ट भी है, उसका लिंक मैंने आपको चैट सेक्शन में सबको दिया हुआ है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, वो तो आप करते ही है, तो आज ज्यादा इस पर टाइम लगाते नहीं है। नीट टॉपर का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। मैम का भी नया यूट्यूब चैनल तैयार हो चुका है, उस पर वीडियोस भी डालेंगे बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए, तो इसको ज्वाइन जरूर करें। अब आते हैं हमारे वो बैचेस जो हमने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बनाए हैं, यानी कि सफल बैचेस। ये जो बैचेस हैं दीज आर गोइंग टू बी अमेजिंग बैचेस, क्योंकि वहां पे आपकी जी स्क्वायर हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाली है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे वो सारे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा लेजेंड्स बैच भी है, मंजिल बैच भी है, सारे टॉप बैचेस है विद टॉप एजुकेटर्स, ठीक है। तो 12 के साथ अभी 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको, 24 के साथ 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको तुरंत से 10% ऑफ मिल जाएगा। तो 12 महीने का कोर्स भी कर सकते हैं, 24 मंथ का भी कर सकते हैं और मजे कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। यस, चलिए कॉम्बैट का पेपर है, स्कॉलरशिप पेपर है, ठीक है। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट योर स्कॉलरशिप। इसमें भी आप जीए नीट कोड यूज कर सकते हैं फॉर योर स्कॉलरशिप। चलिए आज हमें एलर्जी से करना है बच्चों, यहीं से हमको करना है। एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, लाइव हूं ना मैं? यस, लाइव हूं ना मैं? चलो आज हमें एलर्जी से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद एलर्जीज। एलर्जीज क्या होती है बेटा? देखो देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स। कई बार जब आप चिड़चिड़े होते हैं उस टाइम पे अगर आपको कोई आके कुछ बोल देना, जाके धनिया ले आ, आप कहते क्या मैं धनिया लाने के लिए हुआ हूं, है ना? यस, क्या मैं धनिया लाने के लिए हुआ हूं, बताइए जरा, बताइए, है ना नैन्सी? तो ऐसी चीजें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप रिएक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ना हमारे सिस्टम के साथ भी होता है। सिस्टम में कोई चीज आ जाती है ना बेटा, यस, सिस्टम में कोई चीज आ जाती है तो फिर वो कहता है कि क्या है, मैं हर टाइम बस लड़ता ही रहूं, तो वो ऐसे एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स कर देता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा एलर्जीज। तो एलर्जीज को अगर हम डिफाइन करें तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, कोई भी इंसान किसी भी चीज के लिए एलर्जिक हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कैसे। When you have gone to a new place, new place मतलब कि आप समझ सकते हैं, मान लीजिए नंदिनी है, वॉइस को क्या हुआ है बेटा? वॉइस सही नहीं आ रही क्या? मैम की वॉइस क्लियर नहीं आ रही? एक बार बताओ जल्दी से। अरे बेटा हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम हो गया यार, अब आगे तो चलो। गुड मॉर्निंग में ही अटके हुए हैं, सेशन शुरू हुए 3 मिनट हो गए हैं। यस, तो यहाँ पे देखिए न्यू प्लेस, मान लीजिए हमारी नंदिनी है, नंदिनी घूमने चलेगी, कहाँ लेकर जाइए नंदिनी को? चलिए जल्दी बताइए, नंदिनी को कहाँ लेके चले? नंदिनी को हम लेके चलेंगे ससुराल सिमर का, ठीक है। यस बिल्कुल, तो वहां पे लेके चलेंगे। अब चली गई है नंदिनी वहां पे, सडनली स्टार्टेड स्नीजिंग, वहां जाते उसे छींक आ गई, छींक, क्योंकि उसके आते ही वहां पे क्या डाल दिया? काली मिर्च, ठीक है। यस, तो कई बार क्या होता है, जैसे आप काली मिर्च यूज करते हैं तो आपको छींके आनी शुरू हो जाती है। दिस इज आल्सो सॉर्ट ऑफ अ रिस्पांस ऑफ योर बॉडी, ठीक है। व्हीजिंग फॉर नो एक्सप्लेन्ड रीजन, आवाज व्हीजिंग, ऐसे आवाज आती है ना, सांस ऐसे विसल जैसी, वैसी। When you went away, your symptom disappeared. वैसे जैसे ही नंदिनी वापस घर आती है तो सारे सिम्टम डिसअपियर हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना बात को? Yes, the above mentioned reaction could be because of allergy to pollens. तो यहाँ पे एलर्जी किससे हो सकती है? पॉलन से। Mites, sector which are different in different places. तो यहाँ पे पॉलन से हो सकती है। जितने बच्चे हमारे यहाँ से बैंगलोर जाएंगे तो अक्सर उन्हें क्या होता है? एलर्जी हो जाती है बिकॉज ऑफ द पॉलन्स। द एग्जैजरेटेड, देखो एग्जैजरेटेड का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के बोलना। क्या होता है? बड़ा चढ़ा के बोलना। जैसे कि मान लीजिए नैन्सी है, नैन्सी समझ रहे हो ना? नैन्सी क्या करती है मैं आपको बताती हूँ। नैन्सी के अगर 50 क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो वो जाके राम को बोलेगी, राम मैं ना 70 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, देखना है मेरी तैयारी क्या चल रही है। तो यहाँ पे नैन्सी ने क्या बोला? बढ़ा चढ़ा के बोला, तो इसको हम कहते हैं एग्जैजरेटेड। तो ऐसे बॉडी का जो बड़ा चढ़ा के रिस्पॉन्स है उसे हम एलर्जी बोलते हैं। तो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड
एलर्जी। ठीक है, तो जब भी बड़ा चढ़ा के रिस्पॉन्स आ रहा है कुछ एंटीजेंस के अगेंस्ट, उसको हम एलर्जी बोलते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस टू व्हिच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एज एलर्जेंस। और जो एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं। कौन से हैं ये? एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स, एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, the antibodies produced to these are of IgE type। तो मैंने आपको बताया था जब तक एग्जाम है तब तक याद रखना एलर्जी ए से शुरू नहीं होता, ई से शुरू होता है। तो एलर्जी के टाइम पे जो सबसे ज्यादा काम करेगी एंटीबॉडी वो कौन सी होगी मेरे बच्चों? इस टाइम पे काम करेगी IgE, एंड जो सेल्स काम करेंगे वो होंगे इओसिनोफिल्स। कौन से सेल्स काम करेंगे? इओसिनोफिल्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। Common example of allergen are mites and dust, pollens, animal dander। ठीक है, अभी क्या होता है ना, ऐसे बाल झाड़ रहे होते हैं। कई बार आप डॉगीज को देखना, जब जैसी बारिश होती है ना डॉगीज ऐसे ला 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 ऐसे ऐसे करते हैं, बालों को बढ़िया से झाड़ते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है उनके जो बाल होते हैं ना थोड़ा थोड़ा रुआ वो निकल आता है, और वो जब आप सूंघ लेते हैं तो उससे भी एलर्जिक रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, सो सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड स्नीजिंग, ठीक, watery eyes, running nose and difficulty in breathing। difficulty in breathing के लिए जो टर्म कई बार नीट यूज करता है वो क्या होता है? डिसेप्निया। क्या टर्म है बेटा वो? डिसेप्निया, डिसेप्निया। ठीक है, एस लगा लेना, डिसेप्निया। तो यहां पे आप ये टर्म लिख सकते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग का मतलब है डिसेप्निया। तो अब आपको कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा नीट के पेपर में। ठीक है, सो एलर्जी ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स। एलर्जी आखिर हुई क्यों? ये एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स हुआ क्यों? इसकी तह तक जाते हैं। हिस्टामिन, केमिकल्स लाइक हिस्टामिन। हिस्टामिन इज वेसोडाइलेटर और वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में। तो हिस्टामिन क्या होता है मेरे बच्चों? वेसोडाइलेटर। क्या होता है मेरे बच्चों? ये वेसोडाइलेटर। तो अगर वेसोडाइलेटर यानी ब्लड वेसल का ल्यूमेन का डायमीटर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, ल्यूमेन का डायमीटर क्या है? बढ़ रहा है। तो जैसे ल्यूमेन का डायमीटर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर क्या होता है मेरे बच्चों? गुन्नू बता जल्दी से, गुन्नू। तो इसके कारण ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या है मेरे बच्चों? कम हो जाएगा। सो ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, देन वी हैव सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है? सेरोटोनिन एक्ट एज वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है और इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके कारण ब्लड प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, फ्रॉम द मास्ट सेल। अब मास्ट सेल कौन से टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में होता है ये तो मैं नहीं बताऊंगी, ये तुम मुझे चार्ट सेक्शन में बताओगे। कौन से टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में आपको मास्ट सेल मिलते हैं? डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। जल्दी बताइए किड्स, इसका आंसर क्या है? सिंपल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कहां मिलता है ये? सिंपल, सरल, शल्की, सिंपल सॉरी एरियोलर, ये है संयोजित ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां पे आपको मास्ट सेल्स मिलता है। मास्ट सेल बिल्कुल बेसोफिल की तरह काम करते हैं। यहां पे ये हिपैरिन भी सिक्रीट करते हैं। और क्या सिक्रीट करते हैं बच्चों? ये हिपैरिन भी सिक्रीट करते हैं। और हिपैरिन क्या होता है? एंटी कोआगुलेंट। क्या होता है बेटा? ये एंटी कोआगुलेंट, यानी ये कोआगुलेशन को ब्लड में होने नहीं देता है। For determining the cause of allergy, the patient is exposed to or injected with very small doses of possible allergen and the reaction studies। चलिए अब इस लाइन को समझेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसको मैं एक बेहतरीन एक स्टोरी की फॉर्म में तुम्हें समझाती हूँ आखिर एनसीईआरटी ये लाइन क्या कहना चाहती है। ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं है मेरे बच्चों, ये रिश्ता पता है क्या है? एनसीईआरटी का है। चलो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए साक्षी है, साक्षी को पकड़ लेते हैं। अब साक्षी को पकड़ा, ठीक है, द्वैता डॉक्टर है, साक्षी पेशेंट है। ठीक है, अब हुआ क्या, साक्षी एक हफ्ते से उसने मान लीजिए चिया सीड्स खाने शुरू किए। बहुत महंगे आते हैं भाई, बहुत महंगे, उसको वेट घटाना था। ठीक है, उसने चिया सीड्स खाए। अभी क्या हुआ, 3-4 दिन बाद जो हमारी साक्षी है उसकी आंखों के ऊपर लालपन आ गया। ठीक है, वो कहती है मैम मैंने तो ब्लश भी नहीं लगाया, मेरी आंखें लाल हो गई। तो यानी कुछ एलर्जी हो रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अब द्वैता आई। द्वैता कहती है साक्षी बैठो। ठीक है, साक्षी बैठ गई।
द्वैता कहती है आपने क्या नया खाया एक हफ्ते में? तो फिर द्वैता साक्षी कहती है जी मैंने इस हफ्ते जीरा पानी पिया, सौंफ का पानी पिया, मैंने चिया सीड्स खाए, मैंने बादाम खाए, मैंने अखरोट खाया। ठीक है, तो द्वैता कहती है कौन सी नई चीज आपने इसमें से खाई है? तो वो कहती है मैंने पहली बार सौंफ का पानी पिया था, मैंने पहली बार चिया सीड्स खाए थे। ठीक है, तो द्वैता कहती है यानी यही तो गड़बड़ कर रहे हैं। अब ये दोनों गड़बड़ कैसे कर रहे हैं? तो द्वैता कहती है ऐसा करेंगे, हम पहले 3 दिन आपको सौंफ का पानी देंगे और चिया सीड बंद कर देंगे। तो साक्षी कहती है ठीक है। ठीक है, तो साक्षी कहती है चलो मैं सौंफ का पानी पीती हूँ। कुछ भी नहीं हुआ, उसकी आंखें बिल्कुल बढ़िया थी। ठीक है, फिर उसके बाद द्वैता ने कहा कि साक्षी अब ऐसा करो, अब आप नहीं खाओगे सौंफ का पानी, अब आप सिर्फ चिया सीड्स खाओगी। अब जैसे ही चिया सीड्स खाए, ठीक है, हमारी साक्षी ने उसके फिर से आंखों पे लालपन आ गया। तो इससे क्या पता चलता है मेरे बच्चों? बताओ बताओ, इससे क्या पता चलता है कि दोनों में से जो खतरनाक एलर्जन था वो कौन सा था? चिया सीड से। तो इस तरीके से हमने पता कर लिया कि एलर्जी का यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट क्या था? योर चिया सीड्स। तो एलर्जी हम सिर्फ पता कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। ऐसे नहीं है कि आप देखकर बता देंगे, अंतर्यामी कोई नहीं है, ना आप ना हम। ठीक है बच्चों, चलिए ये लाइन सबको समझ में आ गई। अब हम आगे चलेंगे, चलिए आगे चलते हैं। द यूज ऑफ ड्रग्स। अब यहां पे क्या होता है, आपने देखा एलर्जी के टाइम पे हिस्टामिन निकल रहा है जिसके कारण ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो यहीं पे अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ड्रग्स यूज कर रहे हैं जो एंटी हिस्टामिन है। कौन सी ड्रग्स यूज करें? एंटी हिस्टामिन। भाई हिस्टामिन के जो पूरा का पूरा असर है ना उसको नलीफाई कर देगा एंटी हिस्टामिन ड्रग। अब ब्लड प्रेशर कम होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए आप वापस क्या यूज करेंगे? एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स। देखो पहले एंटी हिस्टामिन यूज करोगे इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए। ठीक है, ब्लड प्रेशर को अगर बढ़ाना है तो सीधा एड्रेनालिन, यानी किसी को एलर्जी हो रही है तो उसे शॉक दे दो कि भाई देख तेरे को लड़की मिल गई। ठीक है, या फिर देख उसने हाँ बोल दी फेसबुक पे, बस उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ये सुन के। तो आप ऐसे, क्योंकि शॉक की कंडीशन में क्या होता है आपका ना एड्रेनालिन निकलता है। तो अगर आपके पास एड्रेनालिन नहीं है और वो किसी चीज का इंतजार कर रहा है तो आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, यस, तो ये सब चीजें हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे देखिए एलर्जी के टाइम पे जो 3 चीजें हम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं? हम एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, एड्रेनालिन दे सकते हैं उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, या फिर हम स्टेरॉइड में जो हम देते हैं वो होता है कॉर्टिसोल। कौन सा होता है बच्चों? कॉर्टिसोल, क्योंकि कॉर्टिसोल भी इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। somehow modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity। अब क्या है, आज के जमाने में जो इम्यूनिटी है वो कम है। ठीक है, अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो हम बचपन में मिट्टी में खेल के बड़े हुए हैं। अगर मैं आपकी बात करूं, दीपक साहू की बात करूं, तो दीपक कहते हैं मैम मेरे घर में तो इटालियन मार्बल लगा हुआ है। तो मेरी इम्यूनिटी ज्यादा है क्योंकि मैं मिट्टी में खेली थी, है ना, मिट्टी में जर्म्स थे, उनसे मैं किले बनाती थी, तो मेरी इम्यूनिटी अच्छी हो गई। बट वो तो बेटा इटालियन मार्बल में था, इटालियन मार्बल पे भी लाइजॉल का पोछा लगता था, तो उसकी इम्यूनिटी कम है क्योंकि उसकी बॉडी कभी बैक्टीरिया से एक्सपोज की ही नहीं। ठीक है, यस बच्चों, तो यहाँ पे आजकल का जो लाइफस्टाइल है उससे क्या होता है बेटा, लोअरिंग हो रही है इम्यूनिटी की एंड मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस, और इस चक्कर में हमारी सेंसिटिविटी क्या ज्यादा गई है। तो अब दीपक जो है हमारा इटालियन मार्बल में है, अब हल्का सा भी वहां पे मैं डस्टिंग करने आऊंगी ना ऐसे, तो वो कहेगा उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है। ठीक है बच्चों, मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज, देखो तुम्हारी बात हो रही है, मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया suffer from allergies। क्यों? बिकॉज समझ रहे ना, लाइजोल का पोछा, यस, एंड एस्थमा। अब एस्थमा की बात करते हैं, एस्थमा को थोड़ा डिटेल में लेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन काफी आता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं एस्थमा। तो एस्थमा की बात करें तो ये एक तरह का डिसऑर्डर है, एलर्जिक डिसऑर्डर। ठीक है, यहां पे ये हो सकता है किसके कारण, डस्ट के कारण, पॉलन के कारण, इन सब के कारण हो सकता है। ठीक है बेटा, डस्ट के कारण भी हो सकता है, पॉलन के कारण भी हो सकता है, किसी के कारण भी हो सकता है। ठीक है, अब एस्थमा में होता क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। क्या हो रहा है बेटा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स
ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का। इसी के साथ साथ और क्या हो रहा है बच्चों, एस्थमा में रैपिड स्पैज्म। क्या हो रहा है, रैपिड स्पैज्म। जिन बच्चों को स्पैज्म का मतलब नहीं पता, मैं बता दूं, उसका मतलब होता है रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे रैपिड स्पैज्म होता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसके कारण जो पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है। तो पैसेज ब्लॉक हो जाता है तो सांस अंदर नहीं जा पा रही है, ना ही सांस बाहर आ पा रही है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत घुटन सा महसूस होता है। इसलिए इनके पास पंप रहता है, नीले और सफेद रंग का, आपने जरूर देखा होगा, है ना। यस, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने जरूर देखा होगा। तो ये जो एस्मा में जो पंप होता है वो उस पंप के अंदर भरे होते हैं ब्रोंको डायलेटर्स। क्या भरे होते हैं मेरे बच्चों, उनमें भरे होते हैं ब्रोंको डायलेटर्स। और ये ब्रोंको डायलेटर जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसे रिलैक्स करेगा, जिससे कि पैसेज खुल जाए और हवा आराम से आ और चली जाए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एस्थमा। Due to the sensitivity to the environment, this could be because of the protected environment provided early in life. तो बेटा जितने भी बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं, खूब मिट्टी में खेलो, खूब उनको खेलने दो, ठीक है। अब हर टाइम पे आजकल हम बता रहे, वो एक पैकेट आता है 250 का आता है, पहले तो बहुत महंगा आता है, कई बार 250 का भी आ जाता है, ठीक है। अगर आपकी जान पहचान नहीं है उसके साथ, दुकान वाले के साथ, तो 350 भी देना पड़ सकता है। वो पैकेट के अंदर वो नैपकिन रहता है, ठीक है, वो जो ऐसे निकालो और बच्चे को साफ कर दो, ठीक है, हाँ बिल्कुल बढ़िया से। अब क्या भाई, पानी लो और धो दो भाई, है ना, बिल्कुल भी देसी, पानी लो और धुलाई कर दो बढ़िया से, बच्चा भी खुश और सब भी खुश, है ना बेटा। तो आजकल आप देख रहे हैं पानी सस्ता तो है ही, अब 350 का पैकेट, बताओ बच्चे को कौन रोक सकता है। एक दिन में 5 बार कर दिया तो 5 नैपकिन वेस्ट हो गए, आप सोचिए यहाँ पे। यस, तो बेटा यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि एक्सपोजर बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू डेवलप इम्यूनिटी। आए कि नहीं आए आपको सबको समझ में, ठीक है। अब हम आगे आएंगे, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। देखो इस बीमारी को तो मैं बगावत कहती हूँ, ये +4 टॉपिक है, +4 टॉपिक, क्योंकि बेटा यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में लगातार क्वेश्चन इस वाले पैराग्राफ से आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या है, ऑटो इम्यूनिटी है जब अपन के लोग अपने खिलाफ बगावत कर दे, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, आप स्कूल जा रहे हैं, टहलते टहलते बैग लगा के आपने अपनी फ्रेंड को बोला हाय सिमरन, सिमरन ने आपको लुक दी, आप शॉक्ड, सिमरन रॉक, आप शॉक्ड क्यों, क्योंकि सिमरन ने कुछ राज पता कर लिया जहां पे आप उसके बारे में चुगली किए थे, है ना। आप सब बगावत कर दिया आपके खिलाफ, अब आप अकेले हो गए, अकेले टिफिन खाएंगे, सब कुछ अकेले करेंगे आप, ठीक है। तो ऐसी ही बगावत जब बॉडी ना करती है ना अपने अगेंस्ट, उसी को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें बॉडी पहचान ही नहीं पाती कि अपना कौन है, पराया कौन है, आप इनसिक्योर हो चुके हैं जिंदगी में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हायर वर्टिब्रेट्स में होती है। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू इन द इम्यूनिटी टॉपिक। तो यहां पे सबसे पहली चीज क्या हो रही है, बॉडी लूजेस द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट between self and non-self, यानी अपना कौन है, पराया कौन है पता नहीं है, बस बजूका लेके खड़े हैं, जो आएगा धो देंगे, है ना, बजूका लेके खड़े हैं बिल्कुल बढ़िया सा। तो यहाँ पे ये चीज होती है बेटा। तो जब ऐसी चीज होती है तो अब क्या होता है कि कुछ सेल्स आप बॉडी के मारना शुरू कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे द इम्यून सिस्टम, दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे लिखे तो इम्यून सिस्टम attacks its own body cells, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट टू समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन। तो इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एक बहुत ही बेहतरीन रीजन क्या हो सकता है बेटा, जेनेटिकल, यानी कि आप लेकर आए बगावत, ठीक है, बिल्कुल। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, ठीक है। द रीजन बॉडी अटैक सेल, दिस रिजल्ट्स इन डैमेज ऑफ द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने सिर्फ रिमेटॉइड आर्थराइटिस लिखा है, बट क्या मेरे बच्चे और एग्जांपल बताएंगे चैट सेक्शन में, जल्दी से बताइए, कम ऑन किड्स, कम ऑन, यस। तो अब और एग्जांपल मेरे बच्चे बताएंगे, एक है रिमेटॉइड
अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, ठीक है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। दूसरा एग्जाम्पल क्या, माइस्थीनिया ग्रेविस, वेरी नाइस बच्चों, और माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। देन वी हैव अनदर वन, सोरियासिस, व्हिच वाज आस्क्ड इन द नीट एग्जाम, सोरियासिस। सोरियासिस में बॉडी में व्हाइट कलर के पैचेस आते हैं। द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज विटिलिगो, अगेन रिटन इन नीट पेपर, विटिलिगो, विटिलिगो, ठीक है। देन वी हैव एक्सोथर्मिक गोइटर यानी कि ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा मेरे बच्चों, ग्रेव्स डिजीज। देन वी हैव हाशिमोटो, दूसरा कौन सा बेटा, हाशिमोटो। एंड देन वी हैव टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। ये हो गई। और इसके अलावा एनीवन, यस, इसके अलावा कोई और बता सकता है जहां पे बेटा क्या हो रही है, एडिसन्स, बिल्कुल सही, एडिसन्स। तो ये सारी हो सकती है बेटा क्या, आपकी ऑटो इम्यून डिजीजेस, जहां पे पर्निशियस एनीमिया, नहीं, इट इज अ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, वो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है बच्चा। चलिए अब आगे चलते हैं, इसकी आप लिस्ट बना सकते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है बच्चों। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, चलिए इम्यून सिस्टम की बात करें बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी, हमारे पास प्राइमरी ऑर्गन है, सेकेंडरी, अल्जाइमर नहीं है। नलाइक को अगर अल्जाइमर याद करोगे ना फिर से गलत करके आ जाओगे नीट में। तो अब यहाँ पे देखेंगे सब, द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन। पहली चीज, आखिर ह्यूमन सिस्टम में क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, सेल्स है एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। चार चीजों से आपका लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि आपका पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम बना है। पहले तो है ऑर्गन, टिश्यू, सेल एंड एंटीबॉडीज, ठीक है, बिल्कुल सही। अब आते हैं नेक्स्ट, एज यू रेड, इम्यून सिस्टम is unique in the sense that it recognizes foreign antigen, respond to these and remember them. The immune system also plays an important role in allergic reaction. Allergic reaction में भी रोल प्ले करता है, ऑटो इम्यून डिजीज में भी और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में मेन काम क्या करता है, रिजेक्शन का। क्या काम करता है मेजर, रिजेक्शन का, ठीक है बच्चों। ना लिम्फॉइड ऑर्गन, लेट अस कम टू द फर्स्ट पार्ट, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ओरिजिन बताइए इसका फटाफट से, कम ऑन टेल मी द ओरिजिन। क्या ओरिजिन है पूरे सिस्टम का, है ना तनीशा, बढ़िया सवाल पूछा ना हमने। आई नो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। यस, लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करें तो क्या है इसका ओरिजिन, मीजोडर्मल। क्या ओरिजिन इसका, मीजोडर्मल, ठीक है। मीजोडर्मल इन ओरिजिन रहेगा, ये आपको याद रखना है, कुछ भी मत आंसर फेंको बेटा। दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन और मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर, ठीक है। द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आर बोन मैरो एंड थाइमस। तो यहां पे सबसे पहले आप लिखेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स वो है जहां पे ये बनते हैं एंड मेच्योर होते हैं। तो प्राइमरी कौन से होते हैं, जहां पे सिंथेसाइज होते हैं प्लस इनका मैच्योरेशन होता है। तो जैसे कि बनने की बात करें तो बनते कहां है ये, बोन मैरो में, और टी सेल्स मेच्योर कहां होते हैं, थाइमस में, वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट्स into antigen sensitive lymphocytes. After maturation the lymphocyte migrate to secondary lymphoid organs. तो secondary lymphoid organs कौन से होते हैं, जहां पे lymphocyte fights against antigens, ठीक है। तो ये अखाड़ा है, वहां भी उनकी ट्रेनिंग हो रही है, वहां पे बनते हैं तो ये उसका अखाड़ा है, ठीक है बच्चों। लाइक स्प्लीन, we have spleen as secondary lymphoid organ, we have lymph nodes, we have tonsils, we have Pierce patches. Pierce patches कहां पे होते हैं, come on tell me in the chat section। ये आपको मिलते हैं ileum of small intestine। कहां पे मिलते हैं बेटा ये, ileum of small intestine, ठीक है। Provide the site for interaction of lymphocyte with the antigen, which then proliferate to become effector cell.
द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी शोन हियर। बेटा ये सब आपको करना नहीं है, इतना ज्यादा कभी पूछेगा नहीं, ठीक है। अब आते फटाफट से नीचे का पार्ट पढ़ते हैं, बड़ा ही इजी है। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था नीट में, इसके अलावा क्वेश्चन आता नहीं है यहाँ से जनरली। द बोन is a main lymphoid organ where all the blood cells including lymphocytes are produced। और जब बोन मैरो में सारे सेल्स बनते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। क्या कहते हैं बच्चों उस प्रोसेस को? वी कॉल दैट प्रोसेस एज हीमोपोइसिस, ठीक है। नाउ द थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन। थाइमस क्या है? बाइलोब्ड है। यहां पे लिख लो बाइलोब्ड, 2 लोब्स होते हैं। ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट and beneath the breastbone. The thymus is quite large at the time of birth, but keeps reducing in size with age, and by the time of puberty, it attains and it reduces to a very small size. तो thymus का size क्या है बेटा? एज के साथ reduce होता है। जैसे जैसे एज के साथ इसका साइज रिड्यूस होगा, वैसे वैसे आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनिटी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी क्या होगी बच्चों? कम होती चली जाएगी, ठीक है। बोथ बोन मैरो and thymus provide microenvironment for the development and maturation of T lymphocyte. The spleen is a large bean-shaped organ. वहीं अगर spleen की बात करें तो spleen क्या? Large bean-shaped organ है। It mainly contains lymphocyte and phagocytes. तो यानी कि spleen क्या है? Graveyard of RBC तो सबको पता है। Spleen क्या होता है बच्चों? It is graveyard of RBC, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसी के साथ साथ और क्या काम करता है? सारे के सारे कीटाणुओं को मारने का काम भी करता है, ठीक है बच्चों। Now spleen also has a large reservoir of erythrocytes. Very important question. यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ एरिथ्रोसाइट कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? स्प्लीन, ठीक है। द लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। Lymph nodes serve to trap the microorganism or other antigens which happen to get in the lymph and tissue fluid. Antigens trapped in the lymph nodes are responsible for the activation of lymphocyte. तो होता क्या? देखिए अब बात को समझिए। मान लीजिए किरण है, किरण चाय बना रही है। क्या बना रही है बेटा? किरण चाय बना रही है, ठीक है। अब चाय जब बना रही थी तो बन गई चाय, किरण ने छाना। अब छाना तो ऊपर क्या अटक गई? सारी चाय पत्ती, बाकी चाय नीचे आ गई। सेम चीज आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। ये छन्नी है, सारा का सारा यहां से लिम्फ जा रहा है, ठीक है। छन्नी ने अटका लिए लिम्फोसाइट्स और एंटीजेंस। अब यहाँ पे लिम्फोसाइट भी एंटीजन भी है, ठीक है। बाकी सारा लिम्फ निकल गया। अब यहाँ पे जो एंटीजन आया है उससे लड़ेगा कौन? लिम्फोसाइट। दोनों फाइट करेंगे आपस में और वहीं पे इनका काम तमाम कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? काम तमाम कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। lymph nodes serve to trap the microorganism, यही मैम ने समझाया। ट्रैप कहां? छन्नी में, ठीक है। और अदर एंटीजेंस which happen to get in the lymph and tissue fluid. Antigens trapped in the lymph nodes are responsible for the activation of lymphocyte present there and cause the immune response. It causes the immune response. आया कि नहीं आया समझ में बच्चों? ठीक है, चलिए अब लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे को 8 शुरू करना है आज का टॉपिक। बड़ा एक्साइटेड हूं मैं इसको पढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ी सारी नई चीजें भी हम सीखेंगे। There is a lymphoid tissue also located within the lining of major tract, respiratory, digestive and urinogenital. इसे हम क्या कहते हैं? माल्ट। क्या कहते हैं बच्चा? माल्ट। और माल्ट क्या होता है? 50% of lymphoid tissue in the body. माल्ट is mucosa associated lymphoid tissue. ठीक है, ऐसे एक होता हमारा कार्ड, क्यूटेनियस एसोसिएटेड lymphoid tissue, ऐसे हमारा एक होता है नाल्ट, नेजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, एक होता है हमारा गाल्ट, हाँ आ रही हूं, गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो ये सब किसके लिए था? ये सब का सब मॉड्यूल लवर्स के लिए था। एक्स्ट्रा एक आध चीज बता देते तो इनको कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा वो क्या कहते हैं, हमारा कोचिंग वाला भी कवर कर दिए। हाँ, वरना फिर लिखते हैं कमेंट्स में जाके आप तो वही पढ़ाई जो एनसीईआरटी ने लिखा है, जैसे कि यहाँ पे मुझे और भी कुछ पढ़ाना था। यस बच्चों, चलिए अब 8 पे आते हैं।
लेट्स कम टू द एड्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन वी कैन से क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से। कुल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें करीबन 5 टॉपिक है और 4 क्वेश्चन बनाने हैं एग्जामिनर को। तो कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता है। तो इट इज अ वेरी हाई वेटेज चैप्टर और आप देख सकते हैं इसके सेशन भी करीबन 4 बनेंगे, है ना। चलिए आइए। द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आइए आज इसको सबसे पहले शब्द को समझते हैं। इस शब्द को समझेंगे एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब है यानी कि आप अपने जीवन में कार्यकाल में इसे किसी से प्राप्त करते हैं, ठीक है, हमेशा इसे किसी से लेते हैं। बिल्कुल यस। हो धनराज, हो इतनी गंदी बात, ओ नालायक, चला जाए यहां से। यस, एक्वायर्ड की बात करें तो ये क्या, जीवन के कार्यकाल में हम इसे लेते हैं, ठीक है। यस, तो एक्वायर्ड। इम्यूनो मतलब कि इट इज रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं ऑलवेज कैरिड फ्रॉम अदर। डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाना, कमी हो जा रही है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये एक ऐसी बीमारी है जो दूसरे से कैरी की गई है। इसमें इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है जिसके कारण ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखते हैं जिसे हम कहते हैं सिंड्रोम। इसी बीमारी का दूसरा नाम है स्लिम्स डिजीज। क्या नाम है बच्चों इसका? स्लिम्स डिजीज, ये दूसरा नाम है इसका, ठीक है बच्चों। दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, यही मैम ने बताया। इट मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease. Congenital का मतलब क्या है? By birth, by birth। अब आप कहेंगे मैम बच्चे को भी तो हो जाता है एड्स, तो बेटा बच्चा भी मां से कैरी करेगा, आपको ये समझना होगा। वो खुद से कभी लेके पैदा नहीं होगा। अगर बच्चे में भी एड्स अगर होगा तो मां से लेके पैदा होगा, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज एक्वायर्ड। सिंड्रोम मींस अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ये सारी चीजें हमने ऊपर लिख दी है जो एनसीईआरटी ने बताया। एड्स was first reported in 1981। पहला जो केस था वो 1981 में मिला था। And in the last 25 years, लास्ट के जो 25 साल थे, it has spread over the world, killing more than 25 million person, यानी 2.5 करोड़ लोग। कितने? 2.5 करोड़, यानी 2.5 करोड़ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं एक इस डेडली डिजीज के कारण जिसका नाम है एड्स, ठीक है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट। एड्स is caused by the human immunodeficiency virus। वायरस का नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। ये जो HIV है इट बिलोंग्स टू लेंटी फैमिली, लेंटी फैमिली, एंड इट इज अ टाइप ऑफ अ रेट्रो वायरस। ये एक तरह का रेट्रो वायरस है और ये जो रेट्रो वायरस है इसके अंदर एक नायाब सा एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है एंजाइम का? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ना होके क्या है बच्चों? आरएनए है, ठीक है। क्या है वो? आरएनए, आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। नाउ ये जो वायरस है ये एक तरह का एनवेलप्ड वायरस है। कैसा वायरस है मेरे बच्चों? एनवेलप्ड, एनवेलप्ड वायरस। एनवेलप्ड का मतलब है कि लिफाफे में पैसे दिए हैं, पेटीएम नहीं किए हैं बच्चों, तो लिफाफे में पैसे आते हैं मतलब पैकिंग किए हैं। इसकी भी पैकिंग, और इसकी पैकिंग किसकी होती है? लिपिड की, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स का एनवेलप है। किसका? ग्लाइकोलिपिड्स का, ठीक है। नाउ a member of a group of viruses called retroviruses, यही हमने लिखा है, which have an envelope, envelope भी लिखा है, ठीक है, enclosing the RNA genome, ये भी हमने वहां पे लिखा है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इंफेक्शन जनरली अकर्स बाय, अब इसका MOT देख लेते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। पहला अगर ट्रांसमिशन देखे तो कैसे होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, तो यहाँ पे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटैमिनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन हो सकता है कंटैमिनेटेड ब्लड का, या तीसरा हो सकता है ब्लड प्रोडक्ट्स बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल एज इन द केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स। तो जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं अक्सर वो क्या करते हैं? एक ही नीडल से सबके सब वो नशे बांटते रहते हैं, ठीक है। तो उस केस में होता है। स्टडी विद विकास, साक्षी आई लव यू,
अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा, ये जो तुम्हारी मोहल्ले वाली आशिकी है, हाँ बेटा, साक्षी ने तो ठेंगा भी नहीं देना। यस, तू आ गया अपनी आशिकी लेके, साक्षी वहीं से कह रही होगी चले आने से, चल आ गया नालायक कहीं का। यस, चलो बेटा, यहाँ पे इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स है, तो यहाँ पे बेटा बेटा देखो ऐसे आशिक की होती रहती है, बट आपको ना इन सबको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। यस, यू शुड ऑलवेज इग्नोर। अब क्या भाई, अब वन साइडेड इश्क के साथ कभी कुछ हुआ है क्या जिंदगी में? कुछ नहीं हुआ, मिला है तो सिर्फ गम, भर के गम, ठीक है। प्यार उससे कीजिए जो आपसे भी प्यार करे, ठीक है। वन साइडेड इश्क सिर्फ धोखा और गम ही दे के जाएगा तुमको, ठीक है बेटा। यस, चलो, नाउ द लास्ट इज फ्रॉम infected mother to her child through placenta। तो आप देख सकते हैं इसके 4 तरीके जिससे फैल सकता है: सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड सिरिंजेस एज इन केस ऑफ ड्रग अब्यूजर्स, और चौथा क्या हो सकता है, फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। यस, बिल्कुल। नाउ सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क, कौन से लोग हाई रिस्क पे हैं बताइए जरा, चैट सेक्शन में बताइए कौन से लोग हाई रिस्क पे हैं। हाई रिस्क पे वो है ऑफ गेटिंग दिस इंफेक्शन इंक्लूड्स, कौन से हाई रिस्क पे है, एनसीईआरटी बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है, एक तो ये है, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। ड्रग एडिक्ट्स, इस पे हम कमेंट करेंगे कि ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, लाइफ के साथ। हु टेक ड्रग्स इंट्रावीनसली, इंट्रावीनसली का क्या मतलब है कि ये देख रहे हैं हरी हरी, या हरी हरी देख रहे हैं सब, यहाँ पे इंजेक्शन लगाएंगे इंट्रावीनस, यानी कि जो इंजेक्शन है वो वेन में ढूंढ के निकाल के लगा रहे हैं, ठीक है। आप एक्सपीरियंस देख रहे हैं नालायकों का। इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्हें बार बार ब्लड की जरूरत है, ठीक है। चिल्ड्रन आर बोर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, तो यहाँ पे 4 तरीके हैं फैलने के, और ऐसे लोग जिनको इनकी जरूरत है वो सबसे ज्यादा एट हाई रिस्क है ऑफ गेटिंग दिस एड्स प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ डू यू नो, है ना। यस, व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसा कौन सा ऐसी कौन सी चीज है जहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन उन्हें बार बार चाहिए, चलिए बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। तो देखो यहाँ पे एक चीज तो मैं बता दूं, हीमोडायलिसिस, ब्लड फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब चाहिए, बार बार कब चाहिए, जब बॉडी में बन नहीं रहा है, मतलब बोन मैरो, यस, जब उनका बोन मैरो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव, तो उस केस में उन्हें ब्लड चाहिए होगा, ठीक है। ये चीज हो सकती है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच कंडीशन। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट HIV एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये क्या कह रही है, देखिए भाई, हाथ पकड़ लेने से एड्स तो हो नहीं जाएगा, आपको समझना होगा, ठीक है। ऐसे पुचकार देंगे, जादू की झप्पी दे देंगे तो भी एड्स नहीं होगा, ठीक है, आपको ये समझाने की जरूरत है। नाउ it spread only through body fluids. The very important line is it spreads only through body fluids. तो body fluid के contact में आएगा तभी जाके AIDS का प्रॉब्लम हो पाएगा, ठीक है। It is hence imperative for the physical and psychological well-being that the HIV infected person are not isolated from family and society. अब क्या है ना, तुम ऐसे त्याग मत दिया करो तुरंत से, ठीक है। There is always a time lag between the wait, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एनसीईआरटी ने छप्पक से ये लाइन लिख दी है और तुम लोग समझते नहीं हो, अब इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट समझाएगी मैम, सब ध्यान से देखना। देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम। तो इन्फेक्शन और एड्स सिम्टम के बीच का जो समय है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इंक्यूबेशन पीरियड। So incubation period is defined as a period between the infection and the appearance of symptoms. In the case of AIDS, HIV infection, it can be up to 6 months. 6 महीने बाद पहला सिम्टम दिखेगा, ठीक है। वहीं पे जो मॉड्यूल लवर्स है उनके लिए हम बता दें विंडो पीरियड, विंडो पीरियड आपने जरूर सुना होगा कई बार। विंडो पीरियड क्या होता है, विंडो पीरियड इज द पीरियड फ्रॉम इन्फेक्शन एंड द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। मतलब कि इन्फेक्शन हुआ, आपको शक हुआ कि देखो कुछ तो प्रॉब्लम है, झोल हुआ है मेरे साथ कुछ, आपको पता लग गया। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, हम सुगंधा जी के पास जा रहे हैं, सुगंधा जी हमारी डॉक्टर है, हमने पूछा कि भाई यार कुछ तो शक है,
है ना। तो सुगंधा कहेगी ऐसा कीजिए 12 दिन बाद आइए, तब हम टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यानी जो 12 दिन है दैट इज योर विंडो पीरियड। So the window period is defined as a period between infection and diagnosis ठीक है। और इस डायग्नोसिस के लिए अभी हम देखेंगे पीसीआर यूज कर सकते हैं हम, वी कैन यूज एलाइजा ऑल्सो, वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि विंडो पीरियड कम होता है एज कंपेयर टू इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए हाँ सौम्यदीप है, ऐसे डॉक्टर बनोगे तुम, ऐसे लेकर जाओगे हाँ एड्स हुआ है बेटा, तुम एक बात समझो, तुम डॉक्टर्स बनने वाले हो, यू कैन नॉट बी इनसेंसिटिव अबाउट दिस। अगले बंदे पे तुम सोच भी नहीं सकते उस पर क्या बीत रही होगी जो तुम मजाक में ले जा रहे हो। चलिए आइए इसको समझेंगे अब हम, विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है। यस ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। आप चाहते हैं मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं, सिर्फ एनसीईआरटी आप बता दीजिए, मेरे को तो डिटेल भी आता है इसका। यस जैसे आप कहोगे वैसे डिटेल में कर दूं, चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए एक डायग्राम बनाएंगे बढ़िया सा। तो सबसे पहले तो हम एनवेलप बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पे ये स्ट्रक्चर बना रहे हम, पहले भी मैंने बहुत बार बनाया है, आप चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं। मैम कहीं गलत है तो बता सकते हैं, क्लास में अलर्ट रह सकते हैं जो आप रहते नहीं है। यस बिल्कुल यस ठीक है, बढ़िया एनवेलप बन गया। तो सबसे पहले आप देखेंगे एनवेलप बनाया हम, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है टोपी वाला, दिस इज जीपी 120, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ये इसका टोपी वाला हिस्सा है। और जो इसके पैर हैं जिन्हें हम पेडिसेल्स बोलते हैं, ये है जीपी 41। ये क्या है जीपी 41 यानी मॉलिक्यूलर वेट है, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये भारी वाला टोपी वाला, पैर वाला पतला है, ठीक है। उसके अंदर हम बना रहे हैं, चलिए बनाते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अब मैम एक सुंदर सा प्रोटीन का कोट बना रही है, ठीक है। क्या बना रही है? सुंदर सा प्रोटीन का कोट। देख रहे हैं कितना बेहतरीन बन रहा है, ठीक है। एक कोट ये बना दिया, एक और कोट बनाएंगे हम, ये रहा हमारा दूसरा कोट, ये रहा, ठीक है। ये रहा दूसरा कोट। तो यहां पे आप देख सकते हैं, तो बाहर वाला एनवेलप है, अंदर वाला कैप्सिड है। द प्रोटीनेशियस पार्ट इज कॉल्ड एज कैप्सिड, ठीक है। तो अगर हम इस कैप्सिड की बात देखें तो यहां पे आउटर प्रोटीन कोट, ठीक है, ये किससे बना है? P17। किससे बना है मेरे बच्चों? P17 यानी मॉलिक्यूलर वेट है उसका, ठीक है। वहीं पे जो ब्लू से मैम ने बनाया है, दिस इज इनर प्रोटीन कोट, ये बना होता है P24 से। किससे बना होता है? P24 से, ठीक है। दोनों को मिला के हम कैप्सिड बोलते हैं, दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? कैप्सिड। क्या बोल रहे हैं? कैप्सिड। कैप्सिड इज अ प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ द वायरस। ये क्या है? प्रोटीन पार्ट ऑफ वायरस, प्रोटीन पार्ट, ठीक है। वहीं पे जीपी 120 और जीपी 41 दोनों आपस में मिला के बना रहे हैं एनवेलप, एनवेलप, ठीक है। That's why it is called enveloped virus, जैसे कि एनसीईआरटी ने पहले लिखा हुआ था। अब आते हैं इसके अंदर का बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैम ने 2 स्ट्रैंड्स, ध्यान से सुनिएगा, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों की लेबलिंग करें तो ये क्या है? 2 स्ट्रैंड्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो ये हो गया उसका जेनेटिक मटेरियल। यहीं पे इसके पास 3 तरह के एंजाइम होते हैं। कितने तरह के एंजाइम? 3 तरीके के एंजाइम हैं। ये रहा, ये जो मैम गोल्डन से बना रही हैं, इस गोल्डन एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है बच्चों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये वो एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए बना के देगा। क्या देगा? आरएनए से डीएनए बना के देगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद जो दूसरा टाइप ऑफ एंजाइम है वो यहां बना देते हैं। इस एंजाइम का नाम है इंटीग्रेज। ये है एंजाइम इंटीग्रेज, ठीक है। देन वी हैव वन मोर एंजाइम प्रोटीएज, वी हैव प्रोटीएज, ठीक है। अब ये सब इनएक्टिव है क्योंकि बेटा अभी आपको पता है ये खुद की मशीनरी तो यूज
करता ही नहीं है। इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV क्लियर? HIV का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में मुझे बता दे, यहां से क्वेश्चन आता है इसलिए आपको बता रहे बेटा। क्लियर? अब देखिए ये बॉडी में आ चुका है, बॉडी में आ गया। अब बॉडी में जब ये जाएगा तो सबसे पहले ये जाके किसको पसंद करेगा? मैक्रोफेजेस को। किसके पास जाके सबसे पहले अटैक करेगा? मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दीज आर HIV फैक्ट्रीज। इन्हें हम क्या लिखेंगे? HIV फैक्ट्री। ये हो गया आपका मैक्रोफेज जो HIV फैक्ट्री है। अब मैक्रोफेज की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें आपके दो तरह के रिसेप्टर है। कितने तरह के रिसेप्टर है मेरे बच्चों? दो तरीके के रिसेप्टर है। पहला जो रिसेप्टर है, ये वाला जो रिसेप्टर है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, जो मैम गोल्डन कलर से बनाई है, इस रिसेप्टर का नाम है CD4 रिसेप्टर। क्या लास्ट क्लास में मैम ने बताया था आपको CD4 के बारे में? वही वाला रिसेप्टर जो T हेल्पर पे भी होता है, वही मैक्रोफेज पे भी होता है, जिसका नाम है CD4 रिसेप्टर। इस रिसेप्टर के साथ साथ इन्हें एक सहयोगी रिसेप्टर भी चाहिए जिसका नाम है CCR5। दूसरे रिसेप्टर का क्या नाम है? यहां पे बना लेते हैं। दूसरे रिसेप्टर का नाम है CCR5। ठीक है, तो जो आपका GP120 है, अब ध्यान से देखना सर, इस वाले हिस्से से GP120 बाइंड करेगा, इस वाले हिस्से से GP41 बाइंड करेगा। जैसे ही बाइंडिंग होती है, this will lead to the fusion of the virus membrane and the macrophage membrane। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 लिखेंगे complementary formed between GP120 with CD4 and GP41 with CCR5। पहली ये चीज हुई। इसके बाद दूसरी चीज क्या हुई? व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, गुरिंदर को क्या हो गया? यस मैम, ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर? बेटा हेपारिन मिला दे। इसमें क्या है, इतना लाउड क्यों करने की जरूरत है सब कुछ? अरे तुम हेल्प कर दिया करो यार। यस तुम लोग भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करो बेटा। आई वोंट बी वेस्टिंग टाइम। आपको पता है एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में आई एम सेविंग योर टाइम एंड अवॉइडिंग ऑल दिस व्हाटएवर हैपेंस इन द चैट सेक्शन। अब सेकंड क्या है बेटा? चलिए देखिए, फ्यूजन ऑफ वायरल मेम्ब्रेन एंड मैक्रोफेज मेम्ब्रेन दोनों फ्यूज कर गया। अब जो चीज इस साइटोप्लाज्म में आएगी, जो चीज अब साइटोप्लाज्म में आएगी वो कौन सा होगा? इसका कैप्सिड। सो द कैप्सिड एंटर्स इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ मैक्रोफेज। तो जो चीज एंटर करती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जो चीज एंटर करती है साइटोप्लाज्म में वो क्या होती है बेटा? क्या होती है? दैट इज योर कैप्सिड। ठीक है, तो ये आपका कैप्सिड है। इस कैप्सिड के अंदर आपके आरएनए हैं और ये आपके एंजाइम्स हैं, यही आ गए अंदर। अब इस कैप्सिड को, ये प्रोटीन से बना है, इसको तोड़ना है तो एंजाइम कौन सा यूज करेंगे मेरे बच्चों? नाउ टू ब्रेक द fourth step would be to break the capsid, which is made up of protein. You will use the enzyme protease. ठीक है, the fourth step is the use of protease to break capsid. टूट गया तो जो अब साइटोप्लाज्म में आया, जो साइटोप्लाज्म में आ रहा है, this is your RNA. This is what your RNA आ गया। अब आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो एंजाइम कौन सा यूज करेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नाउ द एंजाइम व्हिच विल बी यूज्ड इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से अगर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ही तो बनेगा, है ना? यस, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ही तो बनेगा। उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो यहां पे सबसे पहले बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए विच इज अ टाइप ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। बन गया। अब से देखो सीधी सी बात है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या आरएनए से क्या बनेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा। उस डीएनए को आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी कि सीडीएनए बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसी से आप क्या बनाएंगे?
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसका है? वायरस का है। किसका है बच्चों? वायरस का है, ठीक है, यस। अब देखते हैं इधर, ये वायरस का है, चलिए आइए देखते हैं। अब यहां से क्या होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से? ये आपका न्यूक्लियस है, दिस इज योर न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या है? ह्यूमन जीनोम, ये ह्यूमन जीनोम है। इसके अंदर अब आपने वायरल डीएनए को ऐड कर दिया है, ये वायरल डीएनए ऐड हो गया, ठीक है। सिंस वायरल डीएनए यहां ऐड हो गया है तो एंजाइम कौन सा यूज करेंगे हम? इंटीग्रेस। एंजाइम कौन सा यूज करें हम? इंटीग्रेस। ये वायरल डीएनए है, ठीक है। अब यहां पे क्या बनेगा? वायरल एमआरएनए। वायरल एमआरएनए से क्या बनेगा? वायरल प्रोटीन्स। और ये वायरल प्रोटीन्स किस पे अटैक करेंगे? नाउ दीज वायरल प्रोटीन्स विल अटैक ऑन टी हेल्पर सेल्स। दे विल अटैक टी हेल्पर सेल्स। इज द प्रोसेस क्लियर टू एवरीवन? यस बच्चों। बेटा बहुत टाइम से ये चैप्टर मैम ने पढ़ाया नहीं है यूट्यूब पे, आई थिंक 3-4 महीने तो आराम से हो गए हैं, 5 भी हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये वापस से पूरा समझाने का पर्पस ही यही था कि आपको एक बार फिर से याद हो जाए अपने एग्जाम से पहले, वरना आई कुड हैव स्किप्ड ऑल दिस। बहुत सिंपल दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो आई कुड हैव स्किप्ड, बट द रीजन इज कि आप लोगों ने बहुत टाइम से पढ़ा नहीं है। यू आर अगेन एंड अगेन डूइंग रॉन्ग क्वेश्चन इन द एनटीए मॉक टेस्ट पेपर। तो आप जो भी यहाँ पे एनटीए में गलत करते हैं, मैं वही टॉपिक सबसे ज्यादा डिटेल में आपको हाईलाइट में कराती हूँ। आपको असेसमेंट होता है आपका, When I assess you, I get to know कि आपके चैप्टर और कौन से टॉपिक वीक हैं, वही टॉपिक डिटेल में हाईलाइट सीरीज में हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट वे कि बच्चों का असेसमेंट करो, उनकी कमियां निकालो और नेक्स्ट डे क्लास में आके उन्हें रटवा दो, है ना। तो ये वाला पूरा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनिमल सेल, कौन सा एनिमल सेल आप लिख सकते हैं। चलिए अब जल्दी से रिवाइज करेंगे टॉपिक को। एनिमल सेल कौन सा है? कौन सा है? मैक्रोफेज। तो लिखिए यहाँ पे, और मैक्रोफेज को एनसीईआरटी क्या बोलती है? HIV फैक्ट्री। HIV फैक्ट्री, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे आप देखेंगे रेट्रोवायरस, वायरल आरएनए को वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल, ठीक है। ये आ गया आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, आरएनए से बना है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो ये होगा cDNA, ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एंजाइम जो आपने यूज किया वो था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब देखो वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम, तो एंजाइम कौन सा यूज किया होगा यहाँ पे? इंटीग्रेस। इंटीग्रेस ये हो गया यहाँ पे इनकॉर्पोरेट। नाउ न्यू वायरस आर प्रोड्यूस एंड दीज वायरस आर गोइंग टू इन्फेक्ट टी हेल्पर सेल्स। पूरा का पूरा आप लेबल कर सकते हैं इस डायग्राम को भी, ठीक है, यस। चलिए रीड करें अब। यस गाइस, अब रीडिंग स्टार्ट करें। चलिए अब देखते हैं जो हमने पढ़ा है वो सही है या नहीं। पानी पी लो जल्दी से, वाटर ब्रेक था। 56-57 मिनट्स पे अक्सर हमारा वाटर ब्रेक रहता है। जल्दी से पानी पियो और देखो अब इधर। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन, the virus enter into macrophage where the RNA genome of the virus replicates to form viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase। तो जो वायरस है सबसे पहले कहां एंटर करता है? मैक्रोफेज में, ठीक है। The viral DNA gets incorporated into host cell DNA and directs the infected cell to produce virus particles. The macrophage continue to produce virus and in this way acts like a HIV factory, ठीक है, yes, यही चीज मैम ने बताई थी। This will act as HIV factory. Now simultaneously HIV enters into T helper cells. अब जो next cell को ये infect करता है वो है T helper cell. And what is the common between macrophage and T helper cell? दोनों के बीच में क्या common है बच्चों? दोनों के बीच में common है CD4 receptor. दोनों के बीच में क्या common है? CD4 receptor. ठीक है? Now, replicates and produce progeny viruses. The progeny virus released in the blood attack other helper T cell. This is repeated leading to a progressive decrease in the number of T lymphocyte in the body of the infected person. तो यानी कि जो सबसे ज्यादा अटैक और सबसे ज्यादा जिन पे प्रभाव आएगा वो कौन से सेल्स है आपके? हेल्पर टी सेल। ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड्स खत्म होगा तो फेसबुक पे किसको रिक्वेस्ट भेजोगे? है ना, है ना, है ना? यस, ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर्स फ्रॉम बोट्स ऑफ फीवर। बोट्स ऑफ फीवर क्या है?
रुक रुक के फीवर आएगा बहुत बार, ठीक है। फीवर आ सकता है, डायरिया, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, वेट लॉस, आपका वजन भी घटना शुरू हो जाएगा। ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, the person starts suffering from infection that could have been otherwise overcome, such as due to the bacteria, especially mycobacterium, यानी कि टीबी हो सकता है। देखो बेटा है क्या, जिसको एड्स नहीं है वो ऐसी बीमारियों से ओवरकम कर जाता है क्योंकि उसके पास इम्यूनिटी है, बट जिसको एड्स हो गया उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है तो छोटा इंफेक्शन भी बड़ा भयंकर रूप ले लेगा। क्या ले लेगा? भयंकर बड़ा रूप ले लेगा, ठीक है। तो देयर कैन बी वायरसेस, फंगल इंफेक्शन, इवन पैरासाइट लाइक टैक्सोप्लाज्मा। तो टैक्सोप्लाज्मा तक का इंफेक्शन कैन लीड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन। The patient becomes so immunodeficient that he or she is unable to protect himself or herself against the infection. अब widely used, अब यहां से देखो ये तो था पूरी कहानी, अब यहां से हम डायग्नोसिस वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं, तो यहां पे हम ऐसे लगा लेंगे। A widely used diagnostic test for AIDS is ELISA, enzyme linked immunosorbent assay. Treatment of AIDS with antiretroviral drug is only partially effective. They can only prolong the life of a patient but cannot prevent death, which is inevitable. अब देखते हैं कुछ इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं। कर ले बेटा कुछ इंफॉर्मेशन ऐड, हाँ करनी तो पड़ेगी। चलिए ये तो बहुत कम इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं। चलिए बेटा देखते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए जो आजकल टेस्ट यूज होता है वो है एक एलाइजा। दूसरा हम यूज करते हैं यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं बेटा? दूसरा पीसीआर। और तीसरा हम यूज करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तीसरा कौन सा यूज करते हैं? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। यही कौन सा टेस्ट है? कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। पहले तो आप ये डायग्नोसिस के बारे में लिख लीजिए, ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब हम ड्रग्स पे आएंगे। ड्रग्स पे तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग कौन सी है? AZT, एजिडोथाइमिडीन। एजिडोथाइमिडीन, ठीक है। इसे हम रेट्रोविर भी कहते हैं, ठीक है। इसे और क्या कहते हैं बेटा? रेट्रोविर। रेट्रोविर, इसको लिख लो बेटा। ये सारे क्वेश्चंस आपने जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे होंगे, तभी मैम एक्स्ट्रा आपको लिखवा रही है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयां और भी यूज होती है जिसका मैं नाम लिखवा देती हूँ आपको, जिडोवुडिन। जिडोवुडिन, बट ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट दीज आर जस्ट सिंपल एक्स्ट्रा पॉइंट्स, दैट्स इट, ठीक है। यस बेटा मीरा आज भी तो उसी गम में 6 महीने बाद। यस चलिए अब आते बेटा प्रिवेंशन ऑफ एड्स। इस पे बड़ा एनसीईआरटी ध्यान देती है, ठीक है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। आ जाओ नाउ, एंड एड्स हैज नो क्योर। एड्स का कोई क्योर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। Moreover, HIV infection more often spread due to the conscious behavior pattern and is not something that happens inadvertently. पढ़ा भी नहीं जा रहा, देख रहे हो तुम? एनसीईआरटी कब से ऐसा यूज करने लगी यार? Inadvertently, inadvertently, क्या बात है? Like pneumonia, typhoid. Of course, infection in blood transfusion, patient newborn, etc. may take place due to poor monitoring. तो ये कह रहे हैं कि देखो यार poor monitoring, आप सेम सिरिंजेस यूज कर रहे हो हॉस्पिटल्स में, तब तो हो सकता है। इसलिए कह रहे प्रिवेंशन जरूरी है, ठीक है। Now the only excuse may be ignorance. It has been rightly said, don't die of ignorance. बेटा don't die of ignorance. Yes, yes. Don't die of ignorance. ऐसा एनसीईआरटी कहना चाह रही है और कुछ नहीं। Now in our country, the National AIDS Control Organization, very important for NEET exam. इसका जो लोगो है हम वो भी बनाएंगे। क्या पता है नीट वाले आपसे पहचान कौन करा ले? ऐसा, यस, ऐसा रहेगा इसका लोगो। पहचान कौन? रेड कलर का रिबन रहेगा, यहां पे NACO लिखा होगा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंड एड्स डे हम मनाते हैं 1 दिसंबर। कब मनाते हैं एड्स डे? 1 दिसंबर को मनाते हैं। एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन करते हैं, ब्लड बैंक्स एडवोकेटिंग इन्फेक्शन विद HIV। अब देखो ये सब पढ़ लेना तुम, ये नॉर्मल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम सवाल बना दे। तो हम आगे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ। इन्फेक्शन विद HIV or having AIDS is something that should not be hidden.
Since then, the infection may spread to many more people. HIV infected people need help, sympathy instead of being shunned by society. ठीक है? Unless society recognizes it as a problem to be dealt with in a collective manner, the chance of wider spread of the disease increase manyfold. It is malady that can only be tackled by the society and medical fraternity. चलो बेटा, ये सब ज्ञान की बातें थी, इतना समझ में आ गया आज सबको? जल्दी बताइए चैट सेक्शन में। हाँ बेटा मीरा, ओहो मीरा, ओ बेटा रो ले बेटा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, रो ले बेटा, यस ठीक है, यस चलो कोई नहीं बेटा, मीरा के अपने अलग दुख हैं, उसको पढ़ने से ज्यादा बाकी चीजें अच्छी लगती है, ठीक है, वो पढ़ाई की जगह बाकी चीजों में इंटरेस्टेड है, मीरा मीरा है, ठीक है, यस, बहुत टाइम पास, टाइम बहुत है मीरा के पास, यस चलिए आज कैंसर भी टॉपिक करेंगे, वी कैन कंप्लीट कैंसर ऑल्सो बेटा टुडे, मतलब आज स्पीड थोड़ी ठीक ठाक चल रही है, मैंने कल 2 पेज कंप्लीट किए थे, मैं तो जाके शॉक हो गई कि आज पढ़ा के क्या आई हूं मैं, बच्चे भी कह रहे होंगे मैम तो घने ही टाइम पास कर दिया आज। चलो आ जाओ, कैंसर टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कैंसर इज द मोस्ट डेडलीस्ट डिजीज, ठीक है, सबसे ज्यादा डेडलीस्ट डिजीज है और आज की डेट में बहुत ज्यादा हो रही है। इसी टॉपिक के साथ थोड़ा सा ज्ञान भी बटेगा, ठीक है, आपको बटोरना तो पड़ेगा, मैं तो बांटूंगी, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। कैंसर, कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। जैसे कि मैंने बताया, ड्रेडेड का मतलब मोस्ट खतरनाक, तो यहां पे सब बच्चे इसका मतलब लिख सकते हैं खतरनाक, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की, ग्लोब माने धरती, गोला की बात कर रहे हैं अपने, ठीक है। मोर देन अ मिलियन इंडियंस सफर फ्रॉम कैंसर एंड लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली। एनुअली का मतलब है सालाना 10 लाख से ज्यादा मौतें केवल कैंसर के कारण होती हैं, ठीक है। द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। ओह माय गॉड, अब इसका क्या मतलब है, इसको समझेंगे हम पहले। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, ठीक है, यस। चलिए देखते हैं इधर, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका मतलब लिखेंगे यहां पे सर, ये कह रहे कैंसरस, स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दिए, कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेल ऑफ अ नॉर्मल सेल। इसका मतलब ये है, यानी कि नॉर्मल सेल किस में बदल चुका है, कैंसरस सेल में बदल चुका है, ठीक है। Its treatment and control have been some of the most intense area of research in biology and medicine. चलिए ये तो इसका ओवरव्यू था, अब हम इस टॉपिक को डिटेल में लेंगे, ठीक है। In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated. इस लाइन को समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे यहाँ पे साइड में, सब बच्चों को लिखना है ये। बेटा देखो, आप टॉपिक पढ़ लेते हैं, आप रट भी लेते हैं, बट आज प्लीज कोशिश करना जी स्क्वायर की क्लास में कि आप इसे समझे भी, ठीक है, यस बिल्कुल। नो सब्सक्रिप्शन नीडेड फॉर स्पेशल क्लास, यू कैन कम टू माय स्पेशल क्लास डेली एट 1 o'clock, ठीक है। यू कैन ओनली यूज जीए नीट कोड फॉर फ्री एनरोलमेंट, बस हमने कोड यूज करना है फ्री एनरोलमेंट के लिए, ठीक है, नथिंग टू पे बच्चों, जस्ट ज्वाइन एंड रॉक, है ना, जस्ट रॉक मेरे बच्चों। चलिए अब इस लाइन को समझते हैं, ज्यादा बातें ना कराया करो मुझसे। Cell growth and differentiation. Now what does this mean? Is a very controlled and regulated. इसका मतलब ये है कि अगर डिवीजन करना है तो कितना, देखिए देखो, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मान लीजिए कि मम्मी ने बना दिए छोले, ठीक है, जीनियस के घर में बने छोले, जीनियस के घर में है 6 लोग और छोले थे आधा किलो, बट बना दिए मम्मी ने। अब आधा किलो जब छोले बनेंगे वो 6 लोग में बटेंगे, तो सबका लिमिट है, बट अगर वहीं पे एक ज्यादा खा लेगा तो बाकी भूखे रह जाएंगे। तो यानी कि जो लिमिट है यहाँ पे मम्मी ने लगाई है, किसने लगाई है, मम्मी ने लगाई है यहाँ पे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज अ वेरी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड प्रोसीजर, ठीक है, बहुत ही कंट्रोल और रेगुलेटेड प्रोसीजर है। इन कैंसर सेल्स तो रेगुलेशन हो कैसे रहा है, पहले देखते हैं। यहाँ पे होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। बेटा नाम से क्या पता लग रहा है, रेगुलेशन कैसे हो रहा है वो मैं आपको यहां पे बता रही हूं। 3 चीजों से होता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन, यानी ये वो जीन है जो ट्यूमर को होने नहीं देगा, ये वो जीन है जो ट्यूमर को होने नहीं देगा, ठीक है। दूसरी चीज एपोप्टोसिस,
एपोप्टोसिस क्या है बेटा? एक बात बताओ, तुम आरबीसी को जाके खुद बोलते हो कि जाके 120 दिन बाद मर जा? आप तो नहीं बोलते, बॉडी खुद रेगुलेट कर रही है। यानी एपोप्टोसिस वो चीज है जिसे हम प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं, जिससे सेल खुद पे खुद मर जाता है। ठीक है, फिर तीसरी चीज है आपके यहाँ पे यू हैव P53, दिस इज योर शैपरॉन, जो सेल साइकिल में यूज होता है। ये सेल डिवीजन यानी कि चेक पॉइंट पे काम करता है कि सेल आगे जाएगा या नहीं जाएगा फॉर द डिवीजन। तो आप देख सकते हैं कि 3 लेवल पे आप रेगुलेट कर रहे हैं सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। आया आपको समझ में बच्चों ये पॉइंट? अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन कैंसर सेल देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अब कैंसर सेल में हुआ क्या? अब कैंसर सेल में क्या हुआ? तो ये तो नॉर्मल सेल की बात हो गई। कैंसर सेल में ये सब चीजें ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि वहां पे ट्यूमर सप्रेसर जीन काम नहीं करेगा, तभी तो ट्यूमर बन रहा है। एपोप्टोसिस वहां पे काम नहीं करेगी क्योंकि ये सेल अमर होते हैं, हमेशा डिवाइड ही करते रहते हैं। P53 काम नहीं करेगा, तभी तो सेल साइकिल चलती जाएगी, है ना? तो ये सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म आपके काम नहीं करते किसमें? कैंसरस सेल में। ठीक है, नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं नॉर्मल सेल्स बच्चों? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। बेटा जिसको जिसकी क्लास में जाना आप जा सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू, ठीक है, बट प्लीज लेट मी कंप्लीट माई क्लास। मेरा जो अपना स्केड्यूल है वो तो मैं फॉलो करूंगी ना बच्चों, है ना? आपकी मर्जी है बच्चों, आपको कोई कभी जबरदस्ती नहीं कर सकता। हमने कभी की है कि यहीं आना है, आओगे तभी नंबर आएंगे? कभी नहीं। आपका जहां मन करे, आपको जहां लगता है कि मेरे नंबर बन सकते हैं, आप बस वो काम कीजिए। ठीक है, आप कभी ये मत कीजिए कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, आपको करना है। जिन बच्चों को जैसा लगता है अपने अकॉर्डिंग आप वो कीजिए। ठीक है, जस्ट बी हैप्पी एंड जस्ट स्टडी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ये तो है नहीं कि आप मेरी क्लास में उमा नहीं आओगे, मैं नाराज होकर बैठ जाऊंगी, उमा मेरी क्लास में नहीं आई, मेरी तो वो आप फेवरेट नहीं है। बेटा देखो ऐसा हो नहीं सकता, 2000 बच्चे हमें देख रहे हैं। अब इतने बच्चे सोचो क्लासरूम में बैठे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो बेटा ऐसा बिल्कुल मत सोचे, आपके टीचर्स आपको जहां मन करे आप पढ़िए, बस पढ़िए। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे आगे शुरू करते हैं हम। कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट्स। नाउ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है? तो इस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चों, ये आपकी पेट्री डिश है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं बहुत प्यारा एग्जाम्पल देती हूँ। अब यहाँ पे हम 2 बच्चे लेंगे, एक हम लेंगे मयूरी और दूसरी बच्ची हम लेंगे तनीषा अग्रवाल। आई लाइक अग्रवाल, यस। ठीक है, तो यहाँ पे एक तनीषा अग्रवाल है और यहाँ पे हमारी मयूरी। मयूरी इंडिया में रहती है, तनीषा यूएस में रहती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब तनीषा की गाड़ी में 5 लोग की जगह है तो 5 ही बैठते हैं, बट सिंस मयूरी इंडिया में है तो 5 का मतलब 10 तो है ना मेरे बच्चे, गोदियां भी तो होती हैं, है ना? तो अब यहाँ पे क्या है, जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे सेल है, दीज आर योर सेल्स। ठीक है, अब जब ये सेल आपस में कॉन्टैक्ट में आते तो इट इनहिबिट्स द डिवीजन। सो व्हेन cells come in contact with each other, division stops, division stops। ठीक है, बट मयूरी तो इंडिया में रहती है, यहां पे नहीं होने वाला कभी। यस, ठीक है, तो यहां पे क्या है, when cells keeps dividing even when they have contact। ठीक है ना मेरे बच्चों, समझ में आया नहीं आया? तो यानी कि आपस में कांटेक्ट में है फिर भी डिवाइड किए जा रहे हैं। देखो गोदी 1, गोदी 2, गोदी 3, गोदी 4, देखो यहाँ पे हो गया ना, तो ये डिवाइड करते जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेटा व्हेन सेल्स कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर डिवीजन स्टॉप। तो नॉर्मल सेल्स शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो नॉर्मल सेल्स क्या दिखाते हैं? नॉर्मल सेल्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन दिखाते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन दिखाते हैं। वहीं पे कैंसरस सेल की बात करें तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं दिखाते हैं। ठीक है, यस। तो कैंसर सेल्स, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, यस, बिल्कुल। तो ये चीज आप यहां पे लिख ले, क्लियरली लिख ले, जिससे आपको हमेशा याद रहे आगे तक। ठीक है,
by virtue of which contact with other cell inhibits their uncontrolled growth. I think ये वाली लाइन सबको समझ में आ गई होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कैंसर टॉपिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे समस्या आ जाओ। मैम कैन आई स्कोर 350 प्लस बाय योर एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज? बेटा इसका जवाब ना मैम नहीं देगी, बच्चे देंगे जो हमें लाइव देख रहे हैं, ठीक है। अपनी पढ़ाई अपने मुंह से कोई कैसे कर सकता है? मैं तो कहूंगी बेटा 350 के, देखो 360 भी मिल जाएंगे, बट उसका मतलब नहीं है ना। अगर आपको कोई भी फीडबैक जानना है, वहां पे जनता है, आप पूछो आराम से, ठीक है। अपन तो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, चलो। नाउ कैंसर सेल्स appears to have lost this property. तो कैंसर सेल के पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होते, लाइक आई हैव सेड, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस cancer cells just continue to divide, giving rise to masses of cells called tumors. तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइड करते जा रहे हैं, ये देखिए करते जा रहे हैं, तो ये क्या बन गया? This has become mass of cell. This has become mass of cell, and this mass of cell is called as tumor. इसी mass of cell को हम क्या बोलेंगे? We call this as tumor. ठीक है बच्चों? Now ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब ट्यूमर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक वो होते हैं जिन्हें घूमना फिरना पसंद है, एक वो होते हैं जो घर पे पसर गए तो पसर गए। अभी लॉकडाउन में मैं आपको बताती हूँ, स्टोरी बताती हूँ तुम्हारी। अब लॉकडाउन में क्या है, अब कुछ बच्चे लॉकडाउन आया है, क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो पहले भी सोफा और अपनी बुक्स लेके बैठे रहते थे और आज भी वही है। तो वो कौन है? बिनाइन है, जहां है वही है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लॉकडाउन लगता है, ओह माय गॉड मम्मी मेरी स्कूटी खराब हो जाएगी, यस वो चल ही नहीं पा रही है, यस मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, यस। तो ये सब चीजें हो सकती है। तो वो क्या घुमक्कड़ प्रवृत्ति के है, तो यानी वो मैलिग्नेंट है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा बिनाइन ट्यूमर्स क्या होता है? नॉर्मली रिमेन confined to their original location and do not spread to other parts of the body and cause little damage, ठीक है बच्चों। तो ये कहीं और स्प्रेड नहीं होते, जहां है वहीं पे रहेंगे हमेशा। वही मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करते हैं, घुमक्कड़ किस्म के लोग, ठीक है। ऑन द अदर हैंड masses of proliferating cells called the neoplastic or tumor cells. These cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissue. As these cells actively divide and grow, they also starve the normal cells by competing for vital nutrients. चलिए बेटा अब इसके बारे में लिखते हैं। We'll take a blank slide. हम एक फटाफट से इसका एक टेबल बना देते हैं, ठीक है। यस ट्यूमर्स एक टेबल बना लेते हैं। एनसीईआरटी ने 5 लाइनों में 150 लाइन का कंटेंट दे दिया जो टीचर को पढ़ाना पड़ता है। एनसीईआरटी की 5 लाइन यानी कि हमें 150 लाइन समझानी पड़ती है तुम्हें एनसीईआरटी समझाने के लिए, ठीक है। बात सुधार है बेटा, चले मत जाना कहीं। हाँ यस चले अब देखते हैं। ट्यूमर्स दो तरीके के, चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, बिनाइन और दूसरा कौन सा है? मैलिग्नेंट, दूसरा है मैलिग्नेंट, ठीक है। बिनाइन की बात करें सो द ट्यूमर रिमेन्स टू द ओरिजिनल प्लेस, ठीक है। ट्यूमर रिमेन्स टू द ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है। वहीं पे अगर मैलिग्नेंट की बात करें सो इट कीप्स ऑन मूविंग इन द बॉडी, ठीक है। दीज ट्यूमर्स attacks other organs through blood vessels, ठीक है। ब्लड वेसल्स के थ्रू दे कैन अटैक अदर ऑर्गन्स ऑल्सो। नाउ दे कैन बी सर्जिकली रिमूव, इन्हें हम सर्जिकली रिमूव करा सकते हैं। दे कैन बी सर्जिकली रिमूव करा सकते हैं। अगर इनकी बात करें कैन नॉट बी रिमूव्ड, ठीक है। दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है। यस दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है। जबकि दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, ये कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं बच्चों? दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, स्पेलिंग गलत हो गई, स्टेसिस। दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। एंड मेटास्टेसिस क्या होती है? व्हेन यस
व्हेन दे मूव टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, व्हेन ट्यूमर्स मूव टू डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है बच्चों, इसको लिख लो फटाफट से, इसको लिख लो। फिर हम प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल करेंगे। वी विल बी डूइंग प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल विच इज अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसको लिख लो फटाफट से। स्पैम क्या करना तुम्हें, स्पैम का अपना नोट्स बनाओ। यस, अगर मैंने स्पैमर्स को देखा होता तो आज बेटा मैं लेक्चर कंप्लीट ही नहीं कर पाती। क्यों, है ना, गाना भी नहीं गाती आजकल, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, आ जाते हो तुम हरदम। यस, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरस सेल करेंगे। यही वाला पैराग्राफ अब हम डिटेल में समझने वाले हैं। रैपिड फायर होने वाला है, तो आपको एक्टिव रहना होगा चैट बॉक्स में मेरे साथ ही हो, है ना। यस बिल्कुल। चलिए, काश आप भी मेरी तरह फेमस हो जाती बेटा। हाँ, वीडियोस बनाएंगे हम भी। यस बिल्कुल, बेटा टैलेंट नहीं है ना हमारे अंदर इतना वीडियो बनाने का। यस, चलिए आइए, आ जाओ चलिए आ जाइए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरस सेल करेंगे। काश कोई मिल जाए। यस, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरस सेल्स, आइए। यस कम ऑन। यस, चिन्मयी बताएगी, तो रैपिड फायर चल रहा है। कैंसरस सेल्स आर डिफरेंशिएटेड और नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स। जल्दी बताइए बेटा। देखो ये बहुत जल्दी डिवाइड कर रहे हैं, इन्हें टाइम नहीं मिल रहा है किसका, मैच्योरेशन का। सिंस इन्हें टाइम नहीं मिल रहा है मैच्योरेशन का, तो ये डिफरेंशिएटेड है या नॉन डिफरेंशिएटेड है, जल्दी बताइए चैट सेक्शन में। यस, तो ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, ये ढीठ बच्चे हैं, ढीठ बच्चे, ये ढीठ बच्चे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दूसरी चीज क्या है। बेटा देखो, अब इन्हें ना ढीठ बच्चे हैं, इन्हें बाहर के कहने की और सुनने की जरूरत नहीं है, मतलब कि इन्हें एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर्स की जरूरत नहीं है, खुद से ग्रोथ फैक्टर बनाएंगे और अपना नाम बनाएंगे। आप समझ रहे हैं बच्चों। यस, तो यहां पे क्या है, डू नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल ग्रोथ factors, rather produce their own growth factors। देख रहे हो, चालाकी की हद। ठीक है, अब बेटा एनर्जी कितनी चाहिए इनको, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करें, एनर्जी चाहिए कितनी, जल्दी बताइए चैट सेक्शन में। बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, हाई ग्लूकोज डिमांड। ये अपने रास्ते खुद बनाते हैं, अपने रास्ते खुद बनाते हैं, मतलब एंजियोजेनेसिस। ठीक है, क्या शो करते हैं, एंजियोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। बढ़िया से क्या बना रहे हैं, ब्लड वेसल्स बना रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एंजियोजेनेसिस खुद करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, किसी तरह का कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ये नहीं दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या बच्चों, कोई और चीज जो आप बता सकते हैं इसके अलावा अबाउट द कैंसरस सेल्स, नो एपोप्टोसिस, इनमें एपोप्टोसिस मशीनरी काम नहीं करती है। ठीक है, और ये तो हो गई इसकी सारी प्रॉपर्टीज। लिख लो बेटा, कम ऑन फटाफट से लिखो। यस मैम, दिस सीरीज इज हेल्पफुल फॉर बोर्ड, नहीं पता बेटा। बेटा मैं सीरीज के ना कल से थंबनेल पे लिखवा दूंगी, दिस सीरीज इज हेल्पफुल फॉर दिस सीरीज इज हेल्पफुल फॉर दिस सीरीज इज गोइंग टू डू दिस सीरीज इज गोइंग टू डू दिस। आपको पूरा पर्चा देंगे हम बढ़िया सा। ठीक है, नाउ सेल्स slugged फ्रॉम सच अ ट्यूमर रीच डिस्टेंट साइट थ्रू ब्लड, wherever they get lodged in the body they start a new tumor. This property is called as metastasis. इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस, जो केवल कौन दिखाता है, सिर्फ malignant tumors। ठीक है, बढ़िया से। अब आते हैं causes of cancer, यहां से बेटा कल करेंगे, we'll do this from tomorrow, यहां से हम कल करेंगे। ठीक है, मैं NCERT left the chat box नालायको, यहां से हम कल करेंगे बेटा, फिर कल की क्लास बहुत छोटी हो जाएगी वरना। ओहो, कल तो ये सब पढ़ना है, ओह माय गॉड। है भाई, कल तो फेवरेट टॉपिक। बेटा मैम का नया चैनल 27 से शुरू होगा, 27 द डेट। यार सब्सक्राइब नहीं किया तुमने मैम के नए चैनल को, हर्ट हो गई मैं, हर्ट।
आई एम हर्ट। यस, अब आपको मेरे को मनाना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नए वाले चैनल को। आई एम हर्ट। नया क्रैश कोर्स वहीं आएगा तुम्हारा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे वीडियो को, और अभी 1 बजे की क्लास में आएंगे जीए नीट रेफरल कोड यूज करके। उसका लिंक कहां पे गिवन है? चैट सेक्शन में गिवन है। 1 बजे आपका रहेगा इंतजार। आई एम हर्ट माय किड्स, आई एम हर्ट। Please subscribe the new channel. The channel link you will find in the Telegram group, and I'm hurt. Yes, ठीक है, चलो बाय बच्चों। आज की हो गई नौटंकी जितनी थी। ठीक है, इतनी मिमिक्री हम कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। चलो बाय, टेक केयर।